everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jitu Singh. Today I will teach you Microeconomics, first semester, third unit for learners. Students, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC. अब MC क्या होता है, AC क्या होता है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं. इससे जो भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, वहाँ आप देख सकते हैं. चलिए तो हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन MC और AC. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि AC क्या होता है, AC कैसे निकाला जाता है. ठीक है, तो TC डिवाइडेड बाय Q. अब TC कैसे निकाला जाता है, तो TC को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को हम जोड़ देते हैं. तो TC इज इक्वल टू TFC प्लस TBC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल आएगा. अब AC के लिए TC डिवाइडेड बाय Q. MC को कैसे निकालते हैं, MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि MC होता क्या है. हमने जो जो वर्ड यूज़ किए हैं उसे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से. MC मार्जिनल कॉस्ट, जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट आती है दैट वुड बी मार्जिनल कॉस्ट. किसी सामान को बनाने के लिए जब उसमें अतिरिक्त खर्च आता है तो उसे हम सीमांत लागत कहते हैं. एवरेज कॉस्ट क्या होता है और इसे हम एवरेज कॉस्ट क्यों पढ़ते हैं, चलिए हम बताते हैं. अगर हम बात करें यहाँ पे कॉस्ट की, तो जितने भी कॉस्ट कर्व होंगे उन सभी का शेप कैसा होगा, यू शेप का होगा. ये देख पा रहे हैं आप. क्यों होता है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि TC, AC, MC, ABC इनका शेप यू शेप का क्यों होता है, क्या रीज़न है. तो रीज़न ये है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम एप्लीकेबल होता है. दैट्स वाई जितने भी कॉस्ट कर्व होते हैं लाइक TC, MC और आपका ABC, AC, ये यू शेप के होते हैं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या कहता है कि उसमें कुछ जो भी फैक्टर्स लगाए जाते हैं सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं और कुछ वेरी होते हैं. चलिए तो देखते हैं एवरेज कॉस्ट का यहाँ पे आप रिलेशन देख पा रहे हैं. TBC आपका जो AC है आपका MC को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे. क्यों A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके पहले भी कर सकता था, इसके बाद भी कर सकता था. नहीं, AC को MC हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा. कहाँ पर काटेगा, AC को MC उसके न्यूनतम बिंदु पर ही काटेगा, लोएस्ट पॉइंट पे ही काटेगा. और वहीं पे जब काटता है तो हम देखते हैं वो कौन सा पॉइंट होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसकी 3 कंडीशंस हैं. पहले क्या होता है, AC और MC दोनों ही फॉल कर रहे हैं. आप देख पा रहे हैं AC और MC दोनों फॉल कर रहे हैं. और इस कंडीशन में जो AC है ग्रेटर देन MC है, क्योंकि AC आगे है. तो यहाँ पे पहली कंडीशन में AC ग्रेटर देन MC होगा. यहाँ आप कह सकते हैं MC लेस देन AC है. पहली कंडीशन MC लेस है और AC ग्रेटर है. तो आप देख पा रहे हैं कि पहली कंडीशन में जहाँ पे AC ग्रेटर देन MC है या MC लेस देन AC है, तो उस कंडीशन में दोनों ही फॉल कर रहे हैं. लेकिन सबसे तेज़ी से कौन फॉल कर रहा है, AC फॉल कर रहा है. फाइन. सेकेंड पॉइंट, जहाँ पे AC और MC दोनों इक्वल होते हैं, उसमें क्या होता है, AC को MC लोएस्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. और इस पॉइंट पे AC और MC दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं. नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है
वहाँ पे हम देखेंगे MC ग्रेटर देन AC है या AC लेस देन MC है। तो इस कंडीशन में दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों अराइज हो रहे हैं। और इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ कौन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ MC इंक्रीज कर रहा है। चलिए हम देखते हैं पहली कंडीशन में क्या था, MC इज लेस देन AC और AC फोर्स विद इंक्रीज इन द आउटपुट टिल यूनिट ऑफ आउटपुट। पहली कंडीशन में क्या था कि जो MC था वो लेस देन AC था या AC ग्रेटर देन MC था और दोनों के दोनों ही फॉल करते हैं। दूसरी कंडीशन में MC और AC दोनों इक्वल थे, दोनों ऑप्टिमम पॉइंट पे थे, दोनों इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे थे और AC को MC लोएस्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट क्या था कि MC ग्रेटर देन AC था और AC और MC दोनों ही अराइज कर रहे थे, दोनों ही इंक्रीज कर रहे थे। और दोनों में से कौन तेज़ी के साथ इंक्रीज कर रहा था, MC तेज़ी के साथ इंक्रीज कर रहा था, वेरी कर रहा था। अब यहाँ पे इस तरह से हम देख पा रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल एवरेज कॉस्ट को जानने से पहले मैं आप लोगों को कॉस्ट के बारे में बता दूं कि कॉस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसके अलावा TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह से हम कॉस्ट पढ़ते हैं। अगर हम बात करें एक्सप्लिसिट कॉस्ट की या इम्प्लिसिट कॉस्ट की या टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, तो हम ये वन बाय वन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं। लॉन्ग रन का मतलब होता है कि जिसमें बहुत लंबा टाइम पीरियड इंक्लूड होता है, लाइक 25 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, लाइक दिस। तो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट उसको कहते हैं जिसमें शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट को सम कर दिया जाता है, तो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। अब अगर हम बात करें लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट की, तो इसमें लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, रिटर्न टू स्केल एप्लीकेबल होते हैं, पैमाने के प्रतिफल एप्लीकेबल होते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें पैमाने के प्रतिफल, तो इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। पहला क्या होता है, पहली कंडीशन में सिंपल सी बात है, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे पैमाने के प्रतिफल की बात कर रहे हैं, रिटर्न टू स्केल की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, सेकेंड कंडीशन में कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, थर्ड में डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। पहली कंडीशन में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या बताता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मीन्स पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में ये बताया जाता है कि कॉस्ट आपकी डिमिनिश हो रही है, कॉस्ट घटती है और आपका आउटपुट बढ़ता है। यहाँ पे हम प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि कॉस्ट घटता है और आउटपुट बढ़ता है। जो सेकेंड स्टेज होती है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, उसमें क्या होता है कि जो आउटपुट होता है और कॉस्ट होता है दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों फिक्स होते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब यहाँ पे जो आपका रिटर्न है, जो आपका आउटपुट है, वो डिमिनिश होता जाता है और कॉस्ट जो होती है वो वेरी करती है, बहुत तेज़ी के साथ कॉस्ट बढ़ती है। तो हमने लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट को कैसे समझा कि जब हम शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट को सम कर देंगे तो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा। और लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट मैंने बताया कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, लाइक एक्सप्लिसिट कॉस्ट अदृश्य लागतें, स्पष्ट लागतें, और अगर हम बात करें अस्पष्ट लागतें लाइक फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागतें, और लाइक वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागतें। तो बहुत प्रकार की लागतें हम स्टडी करेंगे आगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि लॉन्ग रन में क्या होता है। लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स होते हैं सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। हम टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग
हम उनमें वेरिएशन कर सकते हैं और आउटपुट को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट। आप इसका शेप देख रहे हैं, क्यों है? क्योंकि ये रिटर्न टू स्केल यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं, पैमाने के प्रतिफल इम्प्लीमेंट यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो जब पैमाने के प्रतिफल एप्लीकेबल हो रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये इसका जो शेप है वो यू शेप का है। दैट्स व्हाई इसका जो शेप है वो यू शेप का है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को वेरी किया जा सकता है। लैंड की ज़रूरत है तो लैंड भी अवेलेबल होगा, लेबर की ज़रूरत है तो लेबर भी अवेलेबल होगा, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों की सप्लाई की जाएगी। और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पहले क्या होता है, कॉस्ट डिमिनिश होता है क्योंकि जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो डिमिनिश हो रहा है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी डिमिनिश हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले डिमिनिश होता है, कॉस्ट घटती है, आउटपुट बढ़ता है। फिर एक पोजीशन ये आती है जहाँ पे आपका कांस्टेंट होता है। आप इकोनॉमिक स्केल बताता है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो डिमिनिश हो रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिक स्केल होगा उसका। अगर हम बात करें सेकेंड स्टेप की, सेकेंड स्टेज में आप देखेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। यहाँ पे जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है पैमाने के स्थिर प्रतिफल है, तो उसमें क्या है कि दोनों आउटपुट और कॉस्ट दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे, और इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा, ये हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होने लगती है और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। अब यहाँ पे SAC 1 है, SAC 2, SAC 3, SAC 4 और SAC 5 है। यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट है SAC, या SATC भी कह सकते हैं। तो जब हमें लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है तो हमें जितने भी शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट हैं उन्हें सम कर देंगे तो हमारा टोटल लॉन्ग रन टोटल एवरेज कॉस्ट निकल आएगा। मान लीजिए पहले किसी प्रोड्यूसर ने यहाँ पे एक साल इस फॉर्म में काम किया SAC 1, दूसरे साल SAC 2 फॉर्म में काम किया, तीसरे SAC 3 फॉर्म में काम किया, फिर SAC 4 में, फिर SAC 5 में, और इस तरह से उसने मूव किया। 5 सालों तक उसने अलग अलग फर्मों में काम किया। अब हमें उसका टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 सालों को जोड़ देंगे तो हमारा लॉन्ग रन टोटल एवरेज कॉस्ट निकल आएगा। फाइन। अब ये तो हमारा कॉस्ट था, लेकिन अगर हम बात करें कि किस पॉइंट पे जो प्रोड्यूसर है अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता हुआ एक तरह से प्रोडक्शन को करना चाहेगा, कहाँ पे उसे रुकना होगा, कहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, कहाँ पे उसे ऑप्टिमम सिचुएशन अटेन होगी, तो हम देखेंगे SAC 3 पे जो प्रोड्यूसर है अपने प्रोडक्शन को करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट है वो लोएस्ट है, क्योंकि उसे लोएस्ट पॉइंट पे रुकना है। यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी मिनिमम है, और देख पाएंगे आपका यहाँ पे अगर हम देखें y एक्सेस तक इसे अगर ले जाते हैं तो यहाँ पे जो मात्रा है वो भी ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, मात्रा ज़्यादा है। और हमें यही देखना है, अगर हम प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में बात करें तो हर प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट को प्लस अपनी आउटपुट को भी देखेगा। तो SAC 3 पे वो आउटपुट को कंटिन्यू करना चाहेगा। इस तरह से इकोनॉमिक स्केल की बात हमने की। यहाँ पे इकोनॉमिक स्केल क्या था, फर्स्ट पोजीशन उसकी इकोनॉमिक स्केल की थी, सेकंड कांस्टेंट था, थर्ड उसको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो डिमिनिश हो रहा था। तो अगर हम बात करें कि वो एक्चुअली में कहाँ पे आउटपुट कंटिन्यू करना चाहेगा, तो SAC 3 पे वो अपना आउटपुट जो है वो कंटिन्यू करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज पे उसका जो आउटपुट है वो भी मैक्सिमम है ओवरऑल, और जो उसका कॉस्ट है वो उसका मिनिमम है। लेकिन अगर हम बात करें वो SAC 1 पे अगर अपने आउटपुट को करना चाह रहे हैं तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं यहाँ से अगर हम वर्टिकल लाइन डालते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो
कॉस्ट है वो क्या है, वो ज़्यादा है, और आउटपुट जो मात्रा है वो भी कम है कंपैरेटिवली SAC 2 SAC 3। अगर SAC 2 में करता है तो भी यहाँ पे कॉस्ट SAC के कंपैरेटिवली कम है, लेकिन आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या देखता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब SAC 3 पे अगर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे उसकी कॉस्ट भी मिनिमम आ रही है, आउटपुट भी उसका ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे क्वांटिटी निकाली जाएगी तो ये उसका आउटपुट कंपैरेटिवली SAC 1 SAC 2 ज़्यादा है। लेकिन अगर वो SAC 4 में जाता है तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपका लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है वो अपवर्ड हो रहा है। इट मीन्स जो कॉस्ट है प्रोड्यूसर का वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो SAC 4 में अगर वो अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता भी है तो यहाँ पे उसका जो आउटपुट है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कॉस्ट भी उसकी वेरी कर रही है। लेकिन उसे क्या देखना है, उसका कॉस्ट मिनिमम हो एंड आउटपुट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हो। तो SAC 4 में भी वो आउटपुट नहीं करेगा। अगर हम बात करें SAC 5 की या SAC या SATC 5 की बात करें, शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट 5 की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं कि जो कॉस्ट कर्व है ये कैसा है। यहाँ पे जो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट है बहुत ही अपवर्ड है कंपैरेटिवली SAC 1 SAC 2 SAC 3 SAC 4। यहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा है और आउटपुट तो ज़्यादा है भी, लेकिन आउटपुट के साथ ही साथ कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन मोटो है, मेन मकसद है वो कम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट करना है, और इस तरह से कम कॉस्ट के द्वारा, मिनिमम कॉस्ट के द्वारा मैक्सिमम प्रोडक्शन करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना है। और ये कहाँ मिलेगा, SAC 3 पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और आपकी असाइनमेंट, ये असाइनमेंट गिवन है। असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है। इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आंसर करना है। इनके आंसर फाइंड आउट करके आपको मेरे इस ID पे, इस email ID पे सेंड करना है jeetucitycollege@gmail.com। इसमें आपको सेंड करना है और इस तरह से आपका सेकेंड लेक्चर कंप्लीट होता है यूनिट 3 का। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।